Hello my dear friends, today we are going to start the second part of the plant respiration lesson, and in this part we are talk about the mechanism of the plant respiration. प्लांट रेस्पिरेशन की जो प्रोसेसेस है, एक्चुअल जो मैकेनिज्म प्रोसेस है वो प्लांट की सेल में कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं दैट इज़ द सेलुलर रेस्पिरेशन। प्लांट में जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है किस तरह से होगी, ये होती है आपकी तीन फॉर्म में। द फर्स्ट वी कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, सेकंड वन क्रेब साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर आपकी प्रोसेस होगी। एंड द क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड फ्रॉम ऑल दीज टू रिएक्शन, ये जो तीनों की तीनों साइकिल है जो दो सेल ऑर्गेनल्स में हो रही है, वहाँ से आपकी एनर्जी निकलेगी। कौन से फॉर्म में निकलेगी? एटीपी के फॉर्म में। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लोकेटेड है, और वो साइकिल जो परफॉर्म होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। दैट्स वाई वी कॉल द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इससे एनर्जी मिल रही है हमें बॉडी की एक्टिविटी करने के लिए, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है, सो हम इसे बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन होगा तो भी होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी होगा। ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता उसके लिए या रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं होती। ओके, एक ओवरव्यू लेते हैं हम। एक्चुअली प्रोसेस कहाँ होती है? हमारी सेल है, प्लांट की सेल। प्लांट की सेल में बीच में न्यूक्लियस लोकेटेड और इसमें सेल ऑर्गेनल्स है, दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, हमने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया है यहाँ पे होगा आपका ग्लाइकोलिसिस। मिडल पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, बीच में जो स्ट्रोमा रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वहाँ पे होगा क्रेब साइकिल। एंड जो इनर फोल्डेड वॉल है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की दो वॉल सेलुलर, एक आउटर वॉल जो है एंटायर है और इनर वॉल जो है फोल्डेड फॉर्म में है। तो इनर वॉल की जो पार्ट है यहाँ पे आपके कुछ सेंटर लगे रहते हैं और उसी सेंटर के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होती है। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उस दौरान मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगी कि एक्चुअल प्रोसेस कहाँ होती है। बट नाउ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है? हमारा साइटोप्लाज्म में। इट इज़ द 10 स्टेप रिएक्शन। थोड़ी सी लंबी रिएक्शंस है बट हमें पढ़ना है इसको, एंड वेरी इजी टू लर्न। कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत इजीली आपकी लर्न हो जाएगी। चलो तो हम प्रोसेस देखेंगे ग्लाइकोलिसिस कैसी हो रही है। फर्स्टली वी टॉक अबाउट द स्टेप रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन। स्टेप्स कौन सी रिएक्शंस आपकी होती है। द फर्स्ट रिएक्शन इन ग्लाइकोलिसिस इज फॉस्फोराइलेशन। द सेकंड वन आइसोमराइजेशन, then again phosphorylation, and the next one is cleavage. After cleavage again isomerization. The sixth step is oxidative phosphorylation, or we called it oxidation. The seventh process is next is ATP generation. After ATP generation again isomerization. The ninth one is dehydration, and the last reaction is again ATP generation. इस तरह से 10 प्रोसेस हमारी या 10 स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस में होती है। ओके, नाउ वी स्टार्ट द ग्लाइकोलिसिस। बिफोर स्टार्टिंग द ग्लाइकोलिसिस हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि हम ग्लाइकोलिसिस करते काय के लिए। हम ग्लाइकोलिसिस करते एनर्जी रिलीज करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ओके, सपोज हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट गया हमारी स्टमक में जाने के बाद स्टमक ने उसको ब्रेक डाउन कर दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज इज ईजिली अंडरगो इन द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। एक्चुअली ये जो तामझाम हो रहा है ना, ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हो रहा है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, क्योंकि हमें पता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा एनर्जी गिविंग फूड। तो ईजिली ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर फाइनली ये ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा।
सिंपल फॉर्म। बट हम कार्बोहाइड्रेट के अलावा हम प्रोटीन भी खाते हैं। Protein we call the body building food. It is not an energy giving food, but sometimes we required energy for protein और sometimes we take energy from protein. कुछ हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में हो जाती है, कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि उस दौरान हमें प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये डायरेक्टली आपकी ग्लाइकोलिसिस में नहीं जाती भाई, उसके पहले उसको एक और स्टेप में जाना पड़ता है एंड दैट स्टेप वी कॉल्ड डायअमाइनेशन। Protein undergoing diamynation process, then it undergo in glycolysis process। इस तरह से जाएगा, ग्लूकोज डायरेक्टली जाएगा बट प्रोटीन एक स्टेप पार करने के बाद ग्लाइकोलिसिस में जाएगा। लेकिन इसके अलावा हम फैट भी खाते हैं। एंड व्हाट अबाउट फैट? फैट इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, बट जनरल कंडीशन में हम फैट को एनर्जी गिविंग फूड के फॉर्म में यूज़ नहीं करते। इट इज़ स्टोर्ड इन आवर बॉडी पार्ट्स। बट जब हमें स्कार्सिटी आ गई, जब हमारा फास्ट है, उस दौरान हमें फैट को भी ब्रेक डाउन करना है, तो फैट भी डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस में नहीं जाता, उसके पहले वो एक प्रोसेस में जाता है एंड दैट वी कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। पहले वो बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा एंड फाइनली इट अंडरगो इन ग्लाइकोलिसिस। मतलब सब चीज़ें हमारे जो तीनों फूड कंपोनेंट है फाइनली कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में ही। एनर्जी हमें मिल रही है ग्लूकोज से ही एंड फाइनली ऑल दीज आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड ग्लाइकोलिसिस इज टेक्स प्लेस। यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ द प्रोसेस, द जो 10 स्टेप रिएक्शन है हमारी ग्लाइकोलिसिस की, वो कैसे होती है हम यहाँ पे अभी देखते हैं। ओके, स्टार्ट कहाँ से करना है हमें? ग्लूकोज से। एनर्जी गिविंग फूड है। ग्लूकोज कितना कार्बन कंपाउंड है? ये 6 कार्बन कंपाउंड है। दिस इज 6 कार्बन एटम। ओके, द फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिंग ऑफ फॉस्फेट। तो ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो गया और ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। कार्बन की संख्या हमें याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हर स्टेप में हमारे कार्बन की संख्या धीरे धीरे मिनिमाइज होती जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जाती है। ओके, हम फर्स्ट स्टेप का नाम भी दे देते हैं। हमारी फर्स्ट स्टेप का नाम है फॉस्फोराइलेशन। आई डूइंग द स्पेलिंग मिस्टेक हियर। ओके, थोड़ा सा हॉचपॉच दिखेगा क्योंकि 10 स्टेप है। 10 स्टेप इतनी सारी जगह, छोटी सी जगह में हमें करना है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, हॉचपॉच हो जाएगा। बट इस दौरान हमें क्या लगता है कि एटीपी यूज़ करना पड़ता है। ऐसे ही आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए एक एटीपी खर्चा करना पड़ेगा। तो एटीपी खर्चा हो गया तो काय में कन्वर्ट हो गया? एडीपी में कन्वर्ट हो गया। तो हम तो ये तामझाम एटीपी को जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे एटीपी खर्चा क्यों कर रहे हैं? अरे जनरेट भी होगा, ये यहाँ पे है ना एटीपी जनरेशन, इसमें देखेंगे हम, इसमें जनरेशन ऑफ द एटीपी आपका हो जाएगा। एंड इस दौरान हमें एक एंजाइम भी यूटिलाइज करना पड़ता है। किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना है मतलब एंजाइम हमें यूज ही करना है। कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे हम? यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ करेंगे हेक्सोकाइनेज। एंजाइम हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हेक्सोकाइनेज। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। प्रोसेस क्या है? सेकंड प्रोसेस आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या है? सिंपल आइसोमर है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। आइसोमर क्या होते हैं? केमिकल फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट। ये भी C6H12O6 है, ये भी C6H12O6 है, बट कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो अरेंजमेंट है वो लिटिल बिट डिफरेंस होगी। तो ये होगी आइसोमराइजेशन। इस रिएक्शन के दौरान एक एंजाइम यूज़ कर रहा है, इसी से रिलेटेड है, बहुत ईजिली हमें याद हो जाएगा। कौन सा एंजाइम यूज़ कर रहा है? वो एंजाइम यूज़ कर रहा है आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे यूटिलाइज्ड हुआ। देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको हाईलाइट करते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, पर थोड़ा तो भी स्टेप कंजस्टेड ना लगे। ओके, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। इस दौरान भी भाई ये कि एटीपी यूज़ कर रहा है, एटीपी यूज़ किए जा रहा है, बना तो रहा ही नहीं, बनाएगा अभी एटीपी भी प्रिपेयर करेगा। ओके, एटीपी ब्रेक डाउन हो गया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया। एंजा रिएक्शन क्या है हमारी? थर्ड फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। सो वी राइट डाउन द रिएक्शन हियर। ओके, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। यहाँ पे भी हम एक एंजाइम यूज़ करेंगे, इसी से रिलेटेड है तो इजीली नाम हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। और क्या है?
फ्रुक्टोज इससे और दोनों से रिलेटेड है, तो यह हमारा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। सब 6 कार्बन वाले कंपाउंड ही बन रहे हैं, हमें तो यहाँ पे कार्बन को रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे? अब यहाँ पे करेंगे हम रिड्यूस कार्बन को। क्या करेंगे हम यहाँ पे हम हथौड़ा मारेंगे। ये देखो 6 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6, ये ले ली मैंने 6 कार्बन की चेन। अब मैंने इसको बीच में हैमर कर दिया, हथौड़े से मार दिया, तो क्या होगा? 2 पार्ट में डिवाइड होंगी, तो इक्वल पार्ट में 3 कार्बन कंपाउंड एंड 3 कार्बन कंपाउंड। तो 3 कार्बन कंपाउंड का एक बनाइए DHAP, दैट वी कॉल्ड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, यस, फॉस्फेट। एंड दूसरा क्या बना हमारा? दूसरा बना 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लीसेरल्डिहाइड। इतना लंबा चौड़ा नाम है, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे हम इसको? 3PGA। एल अल्डिहाइड है तो एल भी लगाना पड़ेगा, है ना? 3PGAL। ओके, ये क्या हो गया? ये दोनों नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी, क्या है हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी? क्लीवेज, या क्लीवेज। ये है भाई क्लीवेज हमारा। कहाँ पे लिखूँ मैं? ये पेज, ओके, ये क्लीवेज है। मीन्स यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड है उसको हमने हथौड़े से मारा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 कार्बन कंपाउंड, ये 3 कार्बन कंपाउंड ऑफ DHAP है एंड 3 कार्बन कंपाउंड ऑफ पागल, 3 पागल वी कॉल्ड इट। देन इट कन्वर्ट इनटू द नेक्स्ट स्टेप। कौन सी हमारी नेक्स्ट स्टेप? इज आइसोमराइजेशन। दिस इज द आइसोमराइजेशन। ये पास ही प्रोसेस है। ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एक्चुअली एक दूसरे के आइसोमर है, तो यही उसका कन्वर्जन आपका आइसोमराइजेशन में हो जाएगा। देन 3PGAL इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-डाई-PGA। एल तो हटा दिया मैं यहाँ पे, तो क्या हो गया? ये अल्डिहाइड हो गया ना, ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, तो इस दौरान क्या होगा? इस दौरान एनर्जी बनेगी, क्या है? NAD। 2 NAD मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू NADH2। क्या है भाई ये? NADH2 इज द बिग ब्रदर ऑफ द ATP का बड़ा भाई है। ATP का बड़ा भाई मतलब, इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगी फिर से, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आपके रिलीज होंगे। और हम ये सब ताम झाम किस लिए कर रहे हैं? ATP को जनरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ATP प्रिपेयर्ड हो गया। ओके, आइसोमराइजेशन के बाद रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। तो ये जो प्रोसेस है हमारी, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन एनर्जी या एंजाइम यूटिलाइज्ड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ dehydrogenase. We write down here dehydrogenase. Okay, 1,3-di-PGA is converted into 3PGA, 3-phosphoglyceric acid. Process is ATP generation. चलो हमने लिख दिया प्रोसेस ATP जनरेशन है, तो हमें यहाँ ATP बनाना भी पड़ेगी। बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 2 ADP मॉलिक्यूल्स कंबाइन विथ 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म 2 ATP। 2 ATP आपके रिलीज हो गए। यहाँ पे हमें जो एंजाइम लग रहा है दैट इज द PGA म्यूटेज। अच्छा, ये 3 कार्बन कंपाउंड है ना, ये सब, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है आपका, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड थे। यहाँ तक 6 कार्बन कंपाउंड थे, यहाँ से टूटने के बाद 3 कार्बन कंपाउंड आपके बन रहे हैं। देन 3PGA इज कन्वर्टेड इनटू 2PGA। प्रोसेस इज आइसोमराइजेशन। ये सिंपल आइसोमर है एक दूसरे के। सिंपल एक दूसरे का आइसोमर है। आइसोमराइजेशन प्रोसेस हो रही है। 2PGA आपका प्रिपेयर्ड हो गया। एंजाइम यूटिलाइज हो रहा है, इनोलेज एंजाइम यूज़ हो रहा है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। देन नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी डिहाइड्रेशन। आपका 2PGA डिहाइड्रेशन में चला गया। डिहाइड्रेशन मतलब लूजेस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज करने के बाद वो कन्वर्ट हो गया टू PPA। पेपा को फुल फॉर्म लिख देते हैं हम यहाँ पे। पेपा इज नथिंग बट द फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड।
पेपा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो गई। प्रोसेस का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज द 10th लास्ट प्रोसेस एटीपी जनरेशन। क्या हो रहा है, 2-पेपा इज कन्वर्टेड इनटू 2-PA एंड PA इज नथिंग बट द पायरुविक एसिड। It is the pyruvic acid. The process is ATP generation. ATP जनरेशन है तो हमें ATP बनाना भी पड़ेगा। चलो बना लेते हैं। यहाँ पे 2 ADP मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ATP का फॉर्मेशन हो गया। एंजाइम इज रिक्वायर्ड हियर एंड द एंजाइम इज पायरुवेट काइनेज। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, ओके, बट आई कैन यू कैन अंडरस्टैंड। आपका पायरुवेट काइनेज ये एंजाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वी ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। इट इज़ द 6 कार्बन कंपाउंड, इट इज़ द 3 कार्बन कंपाउंड। मोस्ट ऑफ द टाइम नीट में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद बनता क्या है, पायरुविक एसिड, है ना। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड यहाँ पे आपका बन रहा है। और ये जो हमारी 10 स्टेप रिएक्शन है यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दी। रिएक्शन बहुत आसान है, बार बार रिपीट हो रही है तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ATP का जो फॉर्मेशन है वो भी हमें कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। ATP कुछ नहीं, ATP कुछ नहीं, धप DHAP धप से बना, पागल, देन नाडू, नाडू इज नथिंग बट द NADH2, ATP कुछ नहीं, वाटर आउट, ATP। इस तरह से कुछ निमोनिक्स हम अपने भी ऐड करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हमारे दिमाग में या ध्यान में रख सकते हैं। तो आई थिंक सो आपको ये स्टेप जो है क्लियर हो गई होगी। देन हम यहाँ पे देखेंगे कि ATP का जो जनरेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टेप्स आपकी रिमूव करती हूँ, थोड़ी सी जगह हो जाएगी मुझे लिखने के लिए। ओके, नाउ वी राइट हियर द ATP जनरेशन। कितना ATP बना टोटल प्रोसेस के अंदर। पहली जो 2 प्रोसेस है बिफोर द क्लीवेज, क्लीवेज के पहले जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP हमने यूज़ किए, सो 2 ATP यूज्ड। देन आफ्टर क्लीवेज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 हमने बनाए, 2 NADH2। NADH2 क्या है, बड़ा भाई ऑफ द ATP, मतलब वो प्रिपेयर कर रहा है। इसको ब्रेक डाउन करूँगी तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP निकलेंगे, तो 3 × 2 = 6 ATP, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 बने ना, तो 6 ATP हमें इससे मिल गए। एंड 2 जगह पे, यहाँ पे देखो 2 ATP मैंने बनाए, यहाँ पे हमने 2 ATP बनाए, 2 और 2 कितने हो गए, 4 ATP, मीन्स टोटल हमने यहाँ पे बनाए 4 ATP, और ये 6 ATP जो NADH2 से बने, 4 और 6 टोटल नंबर ऑफ ATP 10। एंड आउट ऑफ 10 2 ATP तो हमने यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना, तो 10 - 2 दैट इज़ द 8 ATP। सो नेट गेन कितना आ गया हमारा ग्लाइकोलिसिस का, ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन आ गया 8 ATP। 1 molecule of glucose undergo in glycolysis process, it converted into 2 molecules of pyruvic acid, and during this 10-step reaction 8 molecules of ATP are released in absence of oxygen. There is no requirement. ऑक्सीजन प्रेजेंस भी होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं उसकी, और प्रेजेंट नहीं भी होगा तो प्रोसेस हो रही है। दोनों कंडीशन में प्रोसेस होती है आपकी। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर हम क्रेब साइकिल के बारे में बात करेंगे एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। तो अगर आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंडेबल है तो यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब। थैंक यू।